भारतवासियों को मेरा सलाम। मैं मुजाहिद रजा अय्यूब और आप देख रहे हैं द बेसिक। और आज की बात होगी इन टॉपिक पर। नंबर 1, 15 जून हिंसक झड़प। नंबर 2, रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं, लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं, चाहे वो चाइना मीडिया हो, चाहे इंडिया मीडिया हो, चाहे यूएसए मीडिया हो। नंबर 3, चीन की बौखलाहट का राज, डीएसडीबीओ। नंबर 4, बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। नंबर 5, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का संदेश, उन्होंने क्या कहा है उसको भी हम जानेंगे। और आइए चलते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर, 15 जून भारत चीन हिंसक झड़प पर। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि भारत और चाइना का किन क्षेत्रों को लेकर विवाद चल रहा है। उसमें थी एक पैंगोंग त्सो लेक, जिसमें फिंगर 4 तक इंडिया के अंडर में था और फिंगर 8 तक चाइना के अंडर में था। तो फिंगर 4 to 8 जो ग्रे एरिया था, जिसमें चाइना भी पेट्रोलिंग करता था और इंडिया भी पेट्रोलिंग करता था। लेकिन अब ये भारत सरकार ने भी माना है, भारत की मीडिया ने भी ये माना है कि फिंगर 4 तक चाइना आ चुका है और फिंगर 4 तक चाइना ने अपने अंडर में ले लिया है। और जो दूसरा चिंता का विषय था सबसे ज्यादा, वो था गलवान वैली, क्योंकि गलवान वैली में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन है। वहां दोनों देश जानते हैं कि हमारी सीमा कहां तक है। और जिसका डर था वही हुआ। 15 जून की रात इंडिया और चाइना के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई और भारत ने अपने 20 जवानों को खो दिया। भारत के 20 जवान इस हिंसक झड़प में शहीद हो गए। और इस बात का पता यानी कि 16 जून यानी कि अगले दिन 16 जून दोपहर बाद तकरीबन 2 बजे भारत के मीडिया द्वारा पता चलता है कि भारत ने अपने 3 जवानों को खो दिया है। और जो हिंसक झड़प हुई है, कल रात हुई है, 15 जून की रात हुई है इंडिया चाइना बॉर्डर पर गलवान वैली में, और भारत ने 3 को खो दिया है। 3 जवान भारत के शहीद हो गए हैं। और उसके बाद न्यूज चैनल पर यह भी दिखाया गया कि चाइना के 5 जवान शहीद हुए हैं और 11 जो है वो इंजर्ड हैं। और भारत के न्यूज चैनलों ने चाइना के प्रसिद्ध अखबार ग्लोबल टाइम्स का हवाला दिया। उन्होंने कहा, चाइना के जो एडिटर है ग्लोबल टाइम्स के, उनका ऐसा मानना है कि चाइना के 5 लोग शहीद हुए हैं और 11 लोग इंजर्ड हैं। और भारत सरकार की तरफ तब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई थी कि गलवान वैली में क्या हुआ है, भारत के कितने सैनिक शहीद हुए हैं, क्या वहां का माजरा है, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद हमने जांच करना स्टार्ट की। जो भारत जिस ग्लोबल टाइम का रेफरेंस दे रहा था, भारत के न्यूज चैनल जिस ग्लोबल टाइम्स न्यूज चैनल के रेफरेंस दे रहे थे कि उनके मुताबिक कि ग्लोबल टाइम्स ने भी माना है कि भारत के इतने लोग शहीद हुए हैं, उसकी रिपोर्ट क्या है। उसमें एक राइटर है वांग वैनलेन, जो कि चीफ रिपोर्टर है ग्लोबल टाइम की। उनका एक ट्वीट आया था 16 जून को। उन्होंने ट्वीट में कहा था, रिपोर्ट सेज 5 PLA सोल्जर वर किल्ड एंड 11 वर इंजर्ड एट LAC इंडिया चाइना बॉर्डर यस्टरडे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर चाइना के जो PLA है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उसके 5 जवान शहीद हो गए हैं और 11 जो है वो इंजर्ड है। लेकिन उसके तुरंत बाद उनका एक ट्वीट और आता है, और उस ट्वीट जो आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस ट्वीट में उन्होंने कहा है, हियर इज द सोर्स। और जो सोर्स है, जो उन्होंने सोर्स का इस ट्वीट में हवाला दिया है, वो सोर्स है न्यूज लाइन IF। ये भी इंडिया का एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उसका हवाला दिया। और इंडिया के न्यूज चैनल पर ये चलता रहा कि हमने चाइना के इतने लोग मार दिए हैं, 3 लोग दिखाया कि हमने मरे हैं और 5 हमने मारे हैं चाइना के। उसके अगले दिन यानी कि 17 जून को बांग का एक और ट्वीट आता है, और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा या ये सुनते हैं, और आपके स्क्रीन पर ये ट्वीट है। मैंने कल LAC चीन भारत सीमा पर एक शारीरिक झड़प के बारे में @न्यूज लाइन IFE के एक भारतीय सोर्स का हवाला दिया था। यानी कि चीन ऑफिशियल सोर्स के मुताबिक अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। भारतीय मीडिया के लिए यह कहना अप्रमाणिक है कि यह चीनी पक्ष की आधिकारिक खबर है। उनका साफ तौर पर यह कहना था
कि जो मैंने जो ट्वीट किया था कि जो चाइना के 5 लोग शहीद हुए हैं, 11 इंजर्ड हुए हैं, ये भारत की एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोर्स है वहां से लिया था मैंने। लेकिन चाइना ने अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया है कि चाइना की तरफ से जो चाइना के 5 जवान शहीद हुए हैं और इंजर्ड हुए हैं। और भारत की मीडिया उस ट्वीट को चलाती गई, दिखाती गई, चलाती गई, दिखाती गई। और शाम होते होते इंडिया के न्यूज चैनल पर यह भी खबर प्रकाशित होने लगी कि इंडिया के 3 नहीं, इंडिया के 20 जवानों ने शहादत दी है। और उसके विपरीत इंडिया के 20 जो जवान शहीद हुए हैं, उसकी खबर के विपरीत एक खबर और ये डिस्प्ले करने लगे, एक खबर और ये अपने न्यूज चैनल के माध्यम से फैलाने लगे कि चाइना के भी 43 जवानों को चोट पहुंची है और उनमें से भी कुछ मरे हैं और एक कर्नल लेवल का उनका ऑफिसर भी मरा है। पहले ये 3 दिखाते हैं, इनका प्रोपेगेंडा देखिए, सरकार के प्रति इनका प्यार देखिए कि पहले ये कहते हैं 3 लोग मरे हैं भारत के, और फिर ये कहते हैं चाइना के उस टाइम 5 मरे हैं, अब भारत के 20 हो गए और चाइना के 43। ये क्या दर्शाना चाहते हैं न्यूज चैनल? आपने इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भारत के न्यूज चैनल, भारत की सरकार से काफी कुछ सुना, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी क्या वजह रही, कब स्टार्ट हुआ। लेकिन अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना की तरफ से इस पर क्या ऑफिशियल बयान है। चाइना की जो विदेश मंत्रालय है, जिसके स्पोक पर्सन है झाओ लीजियान, उन्होंने इस विवाद को लेकर क्या कहा। उन्होंने इस विवाद को स्टेप बाय स्टेप 8 स्टेप में डिफाइन किया है। आइए आपको हम बताते हैं उनके 8 स्टेप क्या है। स्टेप नंबर उनका 1 क्या है? उनका स्टेप नंबर 1 है गलवान घाटी। गलवान घाटी चीन भारत सीमा के पश्चिमी भाग में LAC के चीनी किनारे पर स्थित है और कई वर्षों से चीनी सीमा सैनिक इस क्षेत्र में गश्त और ड्यूटी करते हैं। इनका पॉइंट नंबर 1 तो यही कहता है कि ये चाइना में स्थित है और चाइना के अधिकारी इस पर गश्त करते हैं, भारत के नहीं। और पॉइंट नंबर 2 क्या था इनका? अप्रैल के बाद से भारतीय सीमा के सैनिकों ने एक तरफा और लगातार सड़कों, पुलों व अन्य सुविधाओं को गलवान घाटी में LAC में बनाया है। चीन ने कई मौकों पर विरोध दर्ज कराया, लेकिन भारत LAC को पार करने के लिए और भी आगे बढ़ गया और उकसाने लगा। पॉइंट नंबर 2 इनका। और पॉइंट नंबर 3 इन्होंने क्या कहा? 6 मई को भारतीय सीमा सैनिकों ने LAC को पार किया, चीन के क्षेत्र में अत्याचार किया, किलेबंदी और बैरिकेडिंग का निर्माण किया, जिसने चीनी सीमा सैनिकों को पहरेदारी को बाधित कर दिया। और आगे इन्होंने कहा, इन्होंने नियंत्रण और प्रबंधन की यथास्थिति को एक तरफा बदलने के प्रयास में जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई की। और पॉइंट नंबर 4 उन्होंने क्या कहा? चीनी सीमा सैनिक को जमीन पर स्थिति का जवाब देने और सीमा क्षेत्र में प्रबंध और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए मजबूर किया गया था। स्थिति को कम करने के लिए चीन और भारत मिलिट्री और डिप्लोमेटिक माध्यम से चर्चा में रहे हैं। और पॉइंट नंबर 5 उन्होंने क्या कहा? चीन पक्ष की मजबूत मांग के जवाब में भारत ने LAC पार करने वाले कर्मियों को वापस लेने और सुविधाओं को ध्वस्त करने पर असहमति व्यक्त की और उन्होंने ऐसा किया। नंबर 6 जून को सीमा सैनिकों ने एक कमांडर स्तरीय बैठक की स्थिति को समान बनाने के लिए सहमति व्यक्त की। भारत ने वादा किया था कि वह गलवान नदी के मुहाने को गश्त और सुविधाओं के निर्माण के लिए पार नहीं करेगा। दोनों पक्ष जमीन पर अधिकारियों द्वारा सैनिकों की चरणबद्ध वापसी पर चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 7 15 जून की शाम को कमांडर स्तरीय बैठक में हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए भारत की अग्रिम पंक्तियों के सैनिकों ने एक बार फिर जानबूझकर उकसावे के लिए LAC को पार कर लिया, जब गलवान घाटी में स्थिति पहले से सहज हो रही थी। पॉइंट नंबर 8 भारत की अग्रिम पंक्तियों के सैनिकों ने भी चीनी अधिकारियों और सैनिकों पर हमला किया जो बातचीत के लिए वहां गए हुए थे। इस प्रकार भयंकर शारीरिक संघर्षों को जन्म दिया और कैजुअलिटी हुई। यह गलवान क्लैश है स्टेप बाय स्टेप। ये थे चाइना के विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन झाओ लीजियान। इन्होंने ये 8 स्टेप हैं जो बताए हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है जो भी रूल्स वहां तोड़े हैं वो भारत ने तोड़े हैं, सब भारत ने किया है, ये इनका कहना है। अब सवाल ये उठता है कि 16 जून की दोपहर को जब भारत की मीडिया ने ये कहा कि जो इंडिया चाइना की हिंसक झड़प हुई है उसमें भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं,
तो उस वक्त ये जानकारी मुहैया क्यों नहीं कराई गई कि भारत के कुछ जवान जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। उसके बाद आप सामने फिर से एक न्यूज डिक्लेयर करते हैं जिसमें आप कहते हैं कि भारत के 3 नहीं 20 जवानों ने शहादत दी है। उसके बाद आपका ये भी कहना है कि जो संख्या ये बड़ी है, पहले 3 ही जवान शहीद हुए थे और उसके बाद जो जख्मी हुए थे उस कॉन्फ्लिक्ट में जो जख्मी हुए थे उनकी ट्रीटमेंट के दौरान मौत हुई है। अब चलते हैं मुद्दे के दूसरी तरफ। इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पर, लेकिन भारत सरकार का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता है। भारत सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती है, ट्वीट नहीं आता है। अभी सुशांत सिंह जो कि फिल्म इंडस्ट्री के एक अभिनेता थे, उनकी मौत हो गई, प्रधानमंत्री तुरंत ट्वीट करते हैं, सारे लोग, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब ट्वीट करते हैं। लेकिन जब हमारे जवान शहीद होते हैं, जब हमारे जवान देश के खातिर सीमा पर लड़कर अपने परिवार की परवाह किए बिना शहीद हो जाते हैं, उन पर आप बयान क्यों नहीं देते हैं? आप उनकी संख्या को डिक्लेयर क्यों नहीं करते हैं कि कितने लोग मरे? अब रक्षा मंत्री और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, उनके ऑफिशियल बयान इतने अलग अलग क्यों होते हैं? रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं। ये सारे लोग इस सरकार के जो है ये होमवर्क नहीं करती सरकार क्या? आइए इससे पहले हम आगे चलें, आप ये वीडियो देख लीजिए, रक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं। पहले तो सरकार कहती है, प्रधानमंत्री का एक वीडियो आया सामने अभी, इस पर प्रधानमंत्री ने अपने देश को संबोधित किया। उसमें बताया कि चीन का कोई सैनिक भारत की सीमा के अंदर नहीं है और चीन ने कोई भारत का जो क्षेत्र है उस पर कब्जा नहीं किया है, और रक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं। आइए पहले ये बयान सुन लीजिए। हाल फिलहाल की जो घटना है ये बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आपने वीडियो में देखा, रक्षा मंत्री कुछ और बोल रहे हैं। रक्षा मंत्री मान रहे हैं कि जो चाइना के सैनिक हैं वो भारत की टेरिटरी में आ चुके हैं, और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, ये हिंसक झड़प क्यों, इतना बड़ा विवाद सीमा पर क्यों चल रहा है? जब कुछ बात ही नहीं है तो क्यों चल रहा है? ये कैसी सरकार है ये भाई? अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि चाइना के 300 लोग, 300 थे, 500 थे, 2000 थे, जितने भी थे, जो लोग आए और इंडिया के सैनिकों को मारकर चले गए और उनका कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमारे भारत के सैनिकों ने चूड़ियां पहनकर रखी है? भारत के सैनिकों में तो इतना जज्बा है कि चीन के 200 सैनिकों को 50 सैनिक घेर कर देंगे। और जो लोग कहते हैं कि ऐसे मार के चले गए, तो ये वीडियो देख लीजिए पहले की, कुछ समय पहले का वीडियो है, और ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में हमारे सैनिकों से किस तरह से पेश आ रहे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि चाइना के कितने सैनिक मरे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, और चाइना ने भी अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है कि उसके कितने सैनिक मरे हैं, कितने घायल हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत को मजबूत करने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल रूस पहुंच चुके हैं।
वहां के रक्षा मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी और कुछ डिफेंस डील पर भी कुछ बात होगी। अब चलते हैं आज की बात के दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है रिएक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने चीन की मीडिया की बात सुनी, भारत की मीडिया की बात सुनी, लेकिन इसके पीछे अमेरिका का क्या रिएक्शन रहा, अमेरिका की तरफ से क्या ऑफिशियल बयान आए और भारत की जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है उन्होंने क्या कहा, रक्षा विशेषज्ञों ने क्या कहा, इसको हम जानेंगे। ये क्या क्या प्रतिक्रियाएं रही इन लोगों की। आइए अब हम एक कर जानने की कोशिश करेंगे भारत के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, भारत के जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं और जो भी यूएस लेवल पर जो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके जो है प्रतिक्रिया क्या रही। जो भारत का और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ 15 जून को, उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है, क्या रिएक्शन रहा है। नंबर 1 आइए हम चलते हैं कर नंबर 1 ब्रिगेडियर बाजवा जो कि रिटायर्ड है, इन्होंने क्या कहा है। वास्तव में सभी वरिष्ठ अधिकारियों और जनरल का कोई युद्ध अनुभव नहीं है, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद कारगिल युद्ध में बहुत कम ने पार्टिसिपेट किया था। और आगे इन्होंने सबसे अहम बात की है जो कि हमें और आपको सोचना है। इन्होंने कहा है जो राजनीतिक लोगों के प्रति जी हुजूरी रवैया निर्धारित किया गया है, वास्तव में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका साफ तौर पर यह कहना है, जनरल बाजवा रिटायर्ड है, जो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 1971 में जो बांग्लादेश से भारत ने युद्ध लड़ा था, उसके बाद से भारत की जो इस टाइम मौजूदा जनरल है, जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन है, उनका कोई अनुभव नहीं है इस मौजूदा दौर में। और उन्होंने आगे सबसे अहम बात ये कही है कि जो भारत, उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया को अड़े हाथों लिया है कि जो लोग जी हुजूरी का मतलब हाँ में हाँ मिलाने का, सरकार की हाँ में हाँ मिलाने का जो रवैया अपना रहे हैं, ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने क्या कहा इस पर। उन्होंने कहा है मोदी सरकार और सेना के हाथ सैनिकों के खून से रंगे हैं। प्रधानमंत्री के सामने भी नेहरू जैसी ही दुविधा है। मोदी भी उसी दुविधा के शिकार हैं जिसके शिकार नेहरू हुए थे। सेना की क्षमता में टेक्नोलॉजी के कारण जिस तरह भारी विकास हुआ है, उसके मद्देनजर चीन का पलड़ा हमसे भारी दिखता है। नेहरू की तरह मोदी ने भी सेना की जगह अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि नेहरू ने आज से लगभग काफी साल पहले जब नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भी सेना को साइड में रखकर भारत की अर्थव्यवस्था को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, और ऐसा मोदी भी कर रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन क्या कहते हैं, आइए इनको भी सुन लेते हैं। चीन की दादागिरी सैन्य बर्ता से नहीं रुकने वाली। मोदी को राजनीतिक फैसले लेने होंगे। नरेंद्र मोदी सरकार को एक राजनीतिक रुख अपनाना होगा और मुद्दे को हल्के में लेना बंद करना होगा। इस रुख की बुनियाद इस भरोसे पर टिकी होनी चाहिए कि भारतीय सेना कमजोर नहीं है और वह हर मामले को तूल देने में चीनियों का मुकाबला कर सकती है। बहुत ही अच्छी बात कही है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन ने। और उसके बाद आगे जो यूएस के एक सांसद, यूएस में एक सांसद हैं जिनका नाम है मिच मैकोनेल, इन्होंने क्या कहा है। अमेरिकी सांसद मिच मैकोनेल का आरोप है पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की जो आर्मी है उसे पीएलए कहते हैं। पीएलए ने लद्दाख में हिंसक झड़प भारतीय क्षेत्र कब्जाने के लिए की है। उनका साफ तौर पर चाइना पर यह आरोप है। और आगे उन्होंने क्या कहा है, मिच मैकोनेल ने कहा है कि दुनिया को इससे साफ उदाहरण नहीं मिल सकता कि चीन दुनिया के नक्शे को पुनः तैयार करके अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। उनकी सबसे अच्छी ये बात है क्योंकि चाइना ने तिब्बत को भी ऑक्युपाइड कर लिया है, ताइवान से भी उसका मतभेद चल रहा है, हांगकांग को भी हड़पने के चक्कर में है, पूरे मंगोलिया को भी हड़प चुका है। चाइना जो है वो पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा है और वो जिसके पड़ोसी देश हैं सबसे कन्फ्लिक्ट करता है और उनकी जो क्षेत्र हैं उनको हथियाने की कोशिश करता है। ये बयान आया है हमारे मिच मैकोनेल का। और भी काफी बयान आए हैं हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, आर्मी में रहे हैं, अजय शुक्ला, उनके भी काफी बयान आए हैं। वो भी बहुत अच्छी
जो न्यूज है वो हमको मुहैया कराते हैं और सरकार की रणनीति के बारे में हमें अवगत करते हैं। और ये था रिएक्शन का दौर। और भी बहुत लोगों के रिएक्शन आए हैं, आपको हम इतने डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो का जो कंटेंट है बहुत लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं मुद्दे के अगले तरफ। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। चीन की बौखलाहट का राज DSDVO। ये DSDVO क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने लेह से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक एक रोड बनाया है जो कि सियोक, डार्बिक और उसके बाद दौलत बेग ओल्डी को जाता है। ये जो रोड है वो भारत की BRO ने तैयार किया है, जो कि दौलत बेग ओल्डी, जहां पर भारत की एक हवाई पट्टी भी है। और जो ये इलाका है दौलत बेग ओल्डी वो काफी ऊंचाई पर है, सियाचिन के जस्ट बगल में है। अगर भारत की सेना वहां से चाहे तो गलवान वैली में वहीं से ऊपर से बहुत अच्छी तरीके से चाइना से युद्ध लड़ सकती है। तो ये रोड जो बनाया है तो उसमें चाइना को आपत्ति है इस रोड को लेकर, क्योंकि ये भारत का जो भारत का DSDVO जो रोड है वो ले से डार्बिक, सियोक, उसके बाद दौलत बेग ओल्डी तक जाता है। लेकिन भारत ने अब इस रोड के माध्यम से कुछ ब्रांचें खोलना शुरू कर दी हैं। जो एक ब्रांच खोली है इस रोड के माध्यम से वो जो है वो गलवान वैली जाती है। पहले हमारे सैनिकों को इस रोड से गलवान वैली में पहुंचने पर तकरीबन 8 घंटे का सफर तय करना था, लेकिन अब इस रोड बनने के बाद ये सफर जो है गलवान वैली तक का, जो ये रोड है, इस रोड से गलवान वैली तक का जो सफर है वो मात्र 20 मिनट का रह जाता है। तो इससे हमें चाइना पे बढ़त मिलती है, चाइना पर हमें एज मिलता है। तो चाइना इससे बौखला उठा है। और दूसरी तरफ इंडिया की बोर्ड BRO ने उत्तराखंड में रिपू लेक पर भी रोड बनाना स्टार्ट कर दिया है, वो भी चाइना तक जाके मिलता है। दरअसल में चाइना को इंडिया से इतनी आपत्ति नहीं है, क्योंकि चाइना का कुछ समय पहले यूएस से एक समझौता हो चुका है कि अगर कभी युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो इंडिया और यूएस दोनों एक दूसरे की हवाई पट्टी, एयरपोर्ट सारे यूज कर सकते हैं, खुली छूट है। चाइना को डर भारत से कम अमेरिका से ज्यादा है, क्योंकि चाइना और यूएस का जो है वो ट्रेड वार चल रहा है। अगर कभी चाइना का और यूएस का युद्ध होता है, कभी वार होता है, तो जो अमेरिका है वो भारत के जितने एयरपोर्ट हैं, भारत के जितने सेना के जो एयरपोर्ट हैं वो सारे यूज करेगा। चाइना को इस बात से डर है। दरअसल ये चाइना की विवाद की असली वजह है। चाइना नहीं चाहता कि भारत ऐसे इलाके में इतना डेवलप हो, भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप करे। ये असल वजह है चाइना की बौखलाहट की। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट। कहने में कितना सिंपल है कि चाइना के प्रोडक्ट जो है बाइकआउट कर दो। आपने तस्वीरें देखी होंगी, कुछ न्यूज चैनल पर कुछ टीवी फोड़ रहे हैं कुछ लोग और चाइना को बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दरअसल इतना आसान नहीं है, क्योंकि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुछ उसके रूल्स होते हैं। सरकार एकदम किसी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगा सकती। ये भारत की जनता के ऊपर होता है कि वो चाहे तो बाइकआउट कर सकते हैं। लेकिन क्या बाइकआउट एक सोल्यूशन है भारत चाइना विवाद का? जो चाइना जो है बार बार जब देखो सीमा का उल्लंघन करता है और भारत के कुछ क्षेत्रों को अपना बताता है, गलवान वैली को अपना बताता है, उधर लिपू लेक डर रहा है, उस पर भी अपना अधिकार जताता है। लेकिन अगर हम चाइना का प्रोडक्ट जो है, चाइना के जो प्रोडक्ट्स चाइना से आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, चाहे वो मोबाइल फोन, कुछ भी हो, खिलौने भी, कोई टॉयज भी बहुत आते हैं, अगर उस पर हम रोक लगा दें, भारत की जो जनता है, भारत की जो लोग है उसको ना खरीदें, तो चाइना का इस पर कोई असर पड़ेगा? डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या असर पड़ेगा? भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, चाइना पूरे वर्ल्ड में जो सामान है वो सबसे कम कीमत पर बेचता है, चाहे वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पर भी। और आप जो मैं जिस मोबाइल फोन से मैं वीडियो बना रहा हूं, ये भी चाइना का है, MI का। तो चाइना पूरे वर्ल्ड में इतने हाई लेवल पर घुस चुका है कि उसको इतनी आसानी से निकाल फेंकना आसान नहीं है। हम कर सकते हैं, चाइना के प्रोडक्ट्स को खरीदना कम कर सकते हैं। उसका हमारी जो इकोनॉमी पर है, अगर हम एकदम बंद कर दें, भारत की इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ेगा और आम आदमी की जेब पर भी इफेक्ट पड़ेगा इसका। क्योंकि जो भारत की जो रसिया से या कहीं किसी भी देश से हम जो टेक्नोलॉजी खरीदेंगे वो चाइना के मुकाबले जो है हमें महंगी पड़ेगी।
वो आम लोग अगर मोबाइल खरीदेंगे, जो मोबाइल 10,000 में चाइना देता है, वो अगर यूएसए से खरीदने जाए या वो जापान की कंपनी से खरीदने जाए, तकरीबन वो 20 या 25,000 का होगा। तो आम लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? चाइना का हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है, चाइना जो है कोई भी एक सामान हो, अगर आप इंडिया चाइना को वो 500 में बेच रहा है और वही प्रोडक्ट अगर आप चाइना में जाके खरीदेंगे तो उसकी कीमत तकरीबन 2500, लगभग 5 गुनी होगी। क्योंकि चाइना जो है उस पर टैक्स नहीं लेता। चाइना जो और देश हैं जिनको सामान जो है एक्सपोर्ट करता है, उनको अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहता है, सोचता है ये हमारे ऊपर डिपेंड रहे। अब भारत को उसका क्या सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए? कुछ सामान ऐसे हैं चाइना के अलावा, जो ताइवान है, ताइवान भी कुछ ऐसे सामान जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बनाता है, चाइना जैसी कीमत पर दे सकता है। भारत को ताइवान से भी खरीदना चाहिए, वियतनाम है वहां से भी खरीदना चाहिए। भारत को थोड़ी तो लगाम लगानी होगी। लेकिन जो मुद्दा चल रहा है, न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है बाइकआउट चाइना, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये हर आम आदमी की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। अब जो विवाद चला तो चला, अब इसके पीछे आगे क्या इसका सॉल्यूशन होने वाला है? मुझे लगता है हर बार की तरह चाइना जो है वो भारत की सीमा में घुस जाता है, उसके बाद 5 किलोमीटर घुसता है और 2 किलोमीटर पीछे चला जाता है, और इंडिया और चाइना में सुलह हो जाती है और हमें तसल्ली मिल जाती है कि चाइना वापस चला गया। और मुझे लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरा कहना है, इस बार भी यही होने वाला है, यही सॉल्यूशन होगा इसका। चाइना कहेगा हम वापस जा रहे हैं, 5 किलोमीटर अंदर आया है तो 2.5 किलोमीटर वापस चला जाएगा, यही होने वाला है। अभी यूएसए से एक अपडेट आया है, यूएसए ने चाइना की जो 4 न्यूज एजेंसी है, जिसमें CGTN, रिपब्लिक डेली, CCTV और ग्लोबल टाइम पे इन पर एक कानून स्थापित कर दिया है। यूएसए का ऐसा मानना है, ये जो 4 न्यूज एजेंसी है, जो चाइना सरकार का जो प्रोपेगेंडा है उसको फैलाती है और चाइना सरकार की बोली बोलती है, इनको अब स्वतंत्र मीडिया का मत नहीं माना जाएगा, इनको चाइना सरकार का ही बयान माना जाएगा। और आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। भारत के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का संदेश। उनका संदेश क्या है? ये कुलवीर सिंह कंग है, इन्होंने आखिर अपनी बात कही है और आइए इस वीडियो में सुनते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी बात को खत्म करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और आगे जो अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। और इस वीडियो को देखिए, ये कुलवीर सिंह कंग जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उनकी बात को सुनिए। दोस्तों, आज मैं गमगीन हूँ। मैं कौन हूँ? लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आज मेरा कुछ मन था कहने को। मैं आप सब लोगों के सामने मेरी बात को थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। मैं ये हूँ, $71 का मेडल भी इनमें लगा हुआ है। मैंने सर मैकमोहन जो रेखा है, जिसका आज जिक्र हो रहा है, उसको भी देखा है। बताना इसलिए नहीं चाहता कि आर्मी का प्रोटोकॉल मुझे अभी तक याद है। मेरा सिर्फ आज गिला एक जगह से है, थोड़ा सा चाहता हूं, मैं अपने देश की जनता को अब कहना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, भारत कमजोर नहीं था, ना है, ना रहेगा, कभी भी नहीं था, 62 में भी नहीं था। मैं किसी पॉलिसी को कुछ नहीं कहना चाहता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने 62 की लड़ाई तो नहीं देखी, लेकिन 69 में वहीं था जहां से शुरू हुई थी। ज्यादा नहीं कहूंगा। 48 साल के बाद फिर मैंने वो जगह देखी, अक्साई चिन का एरिया, ये वो जो हल्ला होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो एंकर है ना सर, मेरे दोस्तों, ये जो एंकर है, इनके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। ऑक्सफोर्ड से पढ़े, हल्ला करते हैं। कल एक एंकर को मैंने ना बाजुओं को खींचते हुए देखा। पंजाबी च कहते डोले दिखा रहा सी। मतलब 15 लाख रुपया वो एक महीने की तनख्वाह लेता है, और जिसके बारे में वो हल्ला कर रहा था, वो सर जो भारतीय सेना का जवान है,
उसकी 1 महीने की तनख्वाह तो भारतीय सेना के जवान की 3 साल की से लेके 4 साल की तनख्वाह बनती है। कभी गोली नहीं चलाई इन लोगों ने, कभी दुश्मन को नहीं देखा, पढ़ करके धुआं निकाल दिया साहब इन लोगों ने। टीवी देखना बंद करिए सर। टीवी के ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है सर कि जो भी वहां जनरल तक आते होंगे वो मेरी सीनियरिटी के हैं। आप क्यों आते हो? जब आप थे जनरल तो कभी आप पसंद करते थे कि आपकी टैक्टिक्स को टीवी पे डिस्कस किया जाए? जो आप कहना चाहते थे कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने ये नहीं किया या आज की नहीं किया, गवर्नमेंट्स तो गवर्नमेंट्स होती हैं। आपने कभी लिख के दिया तब कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट किया कब? कई जनरल्स ने किया, जनरल मानेकशॉ उनमें से एक थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी यूनिट में था। पता ये बातें नहीं चलती। आप सेल्फ रेस्ट्रेन करिए। ऑल माई फ्रेंड्स इन द आर्मी, डोंट गो टू एनी चैनल, डोंट डिस्कस एनीथिंग विद देम। अरे 15-15 लाख रुपए आपको तो टीवी पे 2 मिनट का शक्ल दिखा के कह देते हैं कि देखो देखो क्या कहते हो, अब क्या होगा, कब क्या। अरे आर्मी की डिस्कशन ऐसे होती है, इस तरह से हम लोग चलते हैं, इस तरह से टैक्टिक्स बनाई जाती है, इससे स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर बात करें, डिफेंस मिनिस्टर बात करेंगे, सीडीएस बना रखे हैं और मंत्री भी तक है। लेट देम डिस्कस द स्ट्रेटजीज व्हाट दे वांट टू डू। Why are you making fool of the whole world? We have a strategy at place. It can go wrong somewhere. It is all possible. 62 की लड़ाई की बातें अब छेड़ देते हैं। और ये जो ये स्पोक्स पर्सन्स क्या बदतमीजी की बातें करते हो भाई। डॉक्टर हो तो डॉक्टरी करो, इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग करो, कुछ और काम कर लो देश की सेवा के लिए। हमको समझाने आते हो। हम जो लड़ाइयां देखी हैं, कल को मुझे गाली देने की कोशिश करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर ये भोली भाली जनता का मत बुरा हाल कीजिए। आप तो ऐसे करते हो। अरे इतनी ही तकलीफ है तो लीड करो ना मार्च। आपको तो ये भी नहीं पता कई बंदों को तो कि पुतला किसका जलाना है। एक नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का पुतला जला दिया, ये समझ के ये चीन का। अद्दा यार ये हमारी सोच कमाल है भैया। कहाँ घूम रहे हैं इस देश को लेकर के आप लोग। सर टीवी देखना बंद कीजिए। मैं प्रधानमंत्री से ही कहूंगा कि क्या सर हम लोग इन लोगों को बंद नहीं कर सकते? हमें जो करना होगा हम करेंगे, अंदर जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। अरे फौज कभी पीछे नहीं हटती सर। इनको बोलिए सर इनको बंद करिए, स्ट्रेटजी तब बनेंगी। इनका ये बकवास बंद कीजिए रोज का। क्यों नहीं आप रोक सकते इनको? सैटेलाइट पिक्चर लेके आ गए, ये हो गया वो हो गया, वहां तीर जा रहा है बार 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 बार, दिन में 50 बार वो तीर इतने हैं। इतने तो तीर रामचंद्र जी ने नहीं छोड़े होंगे जितने ये हर रोज टीवी के ऊपर छोड़ते हैं। क्या यार ये क्या हो रहा है? सर इनको रोकिए। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं इनको रोकिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सर ये 15-15 लाख रुपए लेने वाले एंकर 1 महीने का, जिसमें फौज के 15 जवानों की एक महीने की तनख्वाह नहीं बनती, उनकी बात है सर मैं कर रहा हूं। ये उन जवानों का जो रोना देते हैं उनके भाव पे अभी भी पंजाबी जी कहते हैं लाश से बैठ के रोटियां खानियां। सर मैं ये भी पूछना चाहता हूं इन लोगों से जो आज तनहल्ला कर रहे हैं, जो पुलवामा में जो शहीद हुए थे, उनके घर कभी कोई एंकर गया उसके बाद उनसे पूछा कि उनके बच्चों की क्या हालत है? बहुत कुछ किया। कोई काउंसलर तक दोबारा उनके घर गया हो तो मुझे बता दीजिए, मुझे खुशी होगी। उनको भूल जाने में सर इतना थोड़ी है। तो मैं तो सर आपसे सर इतना ही कहता हूं कि सर ये काम नहीं चलेगा, इनको रोकिए। और बाकी जहां तक हमारा संबंध है सर, मैं तो ऑप्शन देने को तैयार हूं। 75 साल की उम्र है मेरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, ये चलता है। मैं द डे इट कम्स, वक्त आने दे माँ तेरे नाम पे अपनी हस्ती व मस्ती मिटा देंगे हम, खून से भर देंगे गंगो जमन, ए वतन ए वतन ए वतन। मैं एंकर नहीं हूं, मैं बदतमीज एंकर नहीं हूं, मैं देश को बचाना चाहता हूं। सेक्रीफाइस देने को तैयार बैठे हैं सर, वक्त तो आने दो। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंखी से न टपका वो लहू क्या है। अरे सर आने दो वक्त, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। वक्त आएगा तो इसका जवाब भी देना जानते हैं, होगा वो। लेकिन इनको बंद कीजिए, ये अखबारों में करिए, इनको सर पक्के तौर पे बंद कर दीजिए। टीवी चैनल के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाइए कि ये नहीं कुछ भी चलाएंगे आर्मी की स्ट्रेटजीज। और मैं अपने आर्मी जनरल्स जो मेरे भाई हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ
ये सर 71 की लड़ाई के बाद पैदा हुए एंकर हैं, आप इनका जाके देखिए, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक बन गए। जनरल साहब बने, कोई सिपाही बना, कोई बना ना सर, कोई मिलियनर बना, लखपति भी बना नहीं ना। तो फिर सर इनको क्या आपने मौका दे रखा है, देश को गुमराह करने का तरीका बता रहे हो। इनमें कोई जोश वोश नहीं है। ये सर 2 घंटे के लिए आते हैं, 4.5-3 लाख रुपए के मालिक दिन में बन के चले जाते हैं। क्या है? इनको बंद करो सर, स्ट्रेटजी आएगी। आप तगड़े हो प्रधानमंत्री जी, आप में दम है, इनके सहारे जियोगे, इनको बंद करो, है ना दम। अरे फौज बैठी है सर, बहुत कुछ करना आता है, कुछ दुखदाई घटनाएं हुई हैं, दर्द तो मुझे भी है सर उसका। सर प्लीज, मेरा सिर्फ आज तक यही मकसद था कि टीवी वाला इनका काम बंद कीजिए। बाकी जो है टैक्टिस कितनी होती है, मैं तो बहुत साल पहले की बात करता हूँ, करते होंगे, उनसे आप इनको पीएम हाउस में बुला के इनसे पूछ लीजिए, जो टीवी पे कहना चाहते हैं वो आपको कहते हैं आके। इनका एक डेलीगेशन बुलवाइए, उनसे पूछिए आज से एक्स आर्मी वालों से कि आप क्या सोचते हो, जब आप वहां थे तो क्या थे, और आज के जनरल से भी इनको मिलवा दीजिए। Why are we talking about this? What kind of situation are we producing in our country? My request to you, sir, is this: that this small child of yours, of this nation, I feel bad that it is being discussed on the TV. We'll discuss it on the field. The day it is needed, under your leadership, we'll discuss it in the field. वक्त आने तो दे, मैं आपके साथ हूँ सर। जब भी आप सिर्फ बोलना नहीं, सिर्फ इशारा उंगली से, सिर्फ यूं ही करना सर, यूं ना भागा आए। मैं अकेला नहीं होऊंगा सर, बड़ी दुनिया होगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपका काम है, आपने देखना है। और ये फिर दोबारा से कि मैं कभी ये थे ना, आज भी जोश है सर, 75 साल की उम्र में दिल धड़कता है देश के लिए। धन्यवाद। और एंकर वालों, ये जो एंकर उनकर छोड़ो ये बातें पैसे कमाने की। अरे आपके तो चैनल पे सर आप ये कह रहे हो कि चाइनीज को बाइकआउट करो, और आपके चैनल में वीवो लगा हुआ है, Xiaomi लगा हुआ है।